गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी एनएम। ठीक है, इसका दो टॉपिक हमने कवर किया है। एक आपका सेकंड टॉपिक जो चल रहा था रोल ऑफ हेल्थ टीम। ठीक है, रोल ऑफ हेल्थ टीम एंड काउंसलर। तो इसका हमने थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू देखने वाले हैं तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें और खुद अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप लोग यहाँ से आप देख सकते हैं कितने मतलब आपकी स्टडी किस लेवल तक हुई है, अब तक आपने जो पढ़ा हुआ है। अब देखिए मेरा वीडियो जो भी एनएचएम 17,000 एनएम के कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वही लोग देख रहे हैं। और आपके लड़ाई में ये जो भर्ती आने वाली है सबसे ज़्यादा मैटर यहीं पे न्यू कैंडिडेट वाले ही करेंगे, या फिर जो भर्ती से वंचित हो गए हैं वही लोग, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, वही लोग आपका फाइट करेंगे। और उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप लोग इस खुशी में अभी जो पार्टी वगैरह कर रहे हैं कि चलिए हमारा हो गया है संविदा पे खुश हैं, तो प्लीज़ आप लोग अब खुशी को बहुत आप सेलिब्रेट कर लिया आपने, अब तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और आपको यह तो होगा अहम कि चलिए हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी है, हम एग्ज़ाम में 10 दिन रह जाएगा तब पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो क्या ये लोग जो अभी से मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है इनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है? नहीं, इनको डर है कि भर्ती आएगी कहीं हमारा सिलेक्शन ना रुक जाए, तो ये मेहनत कर रहे हैं अभी से। ठीक है, तो आप सभी जो भी एनएचएम 17,000 के कैंडिडेट हैं प्लीज़ सीरियस होकर स्टडी कर लें। भर्ती आपकी मार्च महीने में आ जाएगी 100%। ठीक है, भर्ती में डिले नहीं होगा, मार्च महीने में आपकी भर्ती निकल के आ जाएगी और ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ाम भी जल्द कंडक्ट करवा लेंगे ये लोग, जून जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। वो अलग की बात है ज्वाइनिंग और रिजल्ट में डिले हो, लेकिन एग्ज़ाम में डिले नहीं करते हैं, एग्ज़ाम जल्द से जल्द आपका कंडक्ट हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही प्रोसेस हुआ था। तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या घर पर डिलीवरी आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस आपका है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रशिक्षित दाई, एनम, ऊपर के सभी। तो आपके थ्योरी वाले पोर्शन में देखिए, आपने थ्योरी वाला नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख लें। थ्योरी वाला देख रहेंगे तो आसानी से यहाँ पे क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो ऊपर के सभी हमने बताया था कि एनम भी, और आपका दाई के बारे में भी हमने बताया था। तो महिला स्वास्थ्यकर्ता ऑलरेडी हैं ही ये, तो इनमें से सभी। ठीक है, पहले का आपका 4 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, खुद अपने से प्रैक्टिस करिए। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए इसको भी जानना जरूरी है। घर पर प्रसव आमतौर पर एनम, प्रशिक्षित दाई, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नियम के रूप में उच्च जोखिम वाले मामले को छोड़कर घर पर दूसरा और तीसरा डिलीवरी हो सकता है। सामान्य प्रसूति इतिहास वाली माताओं को अपने घरों में डिलीवरी रखने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते घर का वातावरण संतोषजनक और सुरक्षित हो। माँ अपने घर के परिचित परिवेश में प्रसव कराती हैं और इससे अस्पतालों में प्रसव से जुड़े डर को दूर किया जा सकता है। अच्छी तरह से रखे गए घरों में नर्सरी या अस्पताल की तुलना में क्रॉस संक्रमण की संभावना कम हो सकती है। माँ या बच्चा पर चिकित्सा सहायता से दूर हो सकता है। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सकता है, कमरा छोटा हो सकता है। ठीक है, कमरा छोटा हो सकता है, हल्का खराब हो सकता है, और परिवार के सदस्य जिन्हें संक्रामक रोग हो सकता है जैसे तपेदिक को नए प्रसव को दूर रखना मुश्किल हो सकता है। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी के बारे में पूछेगा। ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वजन घटना, पैरों की मांसपेशियां, कफ में चुभन, सिर दर्द, पैरों में सूजन। तो क्या पूछेगा? एक को छोड़कर वजन घटना। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी ये सभी चीज़ें जरूर पूछेंगे कि आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, चुभन सा रहता है, सिर दर्द रहता है, पैरों में सूजन रहती है। वजन के बारे में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए क्या है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जंघा पेशियों में चुभन, सिरदर्द और पैरों में सूजन के बारे में पूछा जाएगा। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और यकृत रोग को पिछले चिकित्सा इतिहास के बारे में भी पूछताछ करता है। तो इम्पोर्टेंट है, इतना आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या पूछते हैं। व्याख्या है इसका।
मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों के स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव, कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए चिकित्सा इतिहास का आकलन करना महत्वपूर्ण है। मतलब पिछले आपने लास्ट जो पिछले 1 महीना या 2 महीने से आपने किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करवाया है कि उसका क्या हिस्ट्री है, ठीक है? जो स्लिप वगैरह है आपके पास, चाहे आपने टेस्ट करवाया हो या मेडिसिन के माध्यम से इलाज करवाया हो, तो वो सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? ये है गर्भ निरोधक गोली के कुछ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या है? पैरों की मांसपेशियाँ काँपना, चुभन, सिर में दर्द, पैरों में सूजन। और जन्म नियंत्रण की गोलियाँ अक्सर वजन बढ़ने में हेल्प करती हैं, जो दुष्प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध हैं, जो साइड इफेक्ट के रूप में भी आपका ये आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिक्षित समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है? इनमें से आशा का कार्य कौन सा नहीं है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ना, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए गर्भावस्था का परीक्षण किट का उपयोग करना, ठीक है? पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, बच्चे के प्रसव का संचालन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है? बच्चे के प्रसव का संचालन ये आशा का कार्य नहीं है, बाकी सभी आशा के कार्य हैं। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना, ठीक है? प्रसव से पूर्व देखभाल की जांच के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ना, जो भी सुविधाएं आती हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना और उनको समझाना कि क्या क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए चीज़ें हमने आपको बता दिया है, ठीक है? पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी आशा का ये तो मेन काम यही होता है, ठीक है? जो भी टीकाकरण होता है एनएम के द्वारा, ठीक है, यही तो आशा ही बताती है कि ये टीका आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये ठीक है, इस चीज़ को लगवाना ज़रूरी होता है, सब कुछ ये तो आशा ही करती हैं। बाकी आपका बच्चे के प्रसव का संचालन ये आशा का कार्य नहीं है। अब थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, की पॉइंट जानना जरूरी है। भारत के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यक्रम 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में, ठीक है? जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना था, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच और भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं का कम करना, ठीक है? आशाओं की भर्ती किया जाता है और अपने स्वयं के समुदायों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षक और बुनियादी आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब यहाँ पे जिम्मेदारियाँ देख लीजिए, आशा के कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए। आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां नई गर्भधारण, जन्म और मृत्यु की पहचान, पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और सहायता के लिए समुदायों को जुटाना, परामर्श देना और उसका समर्थन करना, बीमारी के मामलों की पहचान करना, प्रबंध करना या उनका जिक्र करना, घर के दौरे, प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है? और भी पॉइंट था इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। एक गांव स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आशा के रूप में जाना जाता है, वो निम्नलिखित में कौन सा मिशन है? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल नहीं है स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, NHR, ठीक है, HM, ये जो आप लोगों को अभी एक प्रोग्राम है, ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। बाकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी नहीं है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ये भी नहीं है। तो इसका आपका देखिए, आप ऑप्शन आपको निगलेक्ट करना है। स्वच्छ भारत अभियान हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से देश के हर गांव को प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करना है। पॉइंट क्या है? गांव से ही चुने गए और इसके लिए उत्तरदायी आशा को समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आशा मुख्य रूप से गांव की विवाहित विधवा, तलाकशुदा निवासी होनी चाहिए जो अधिमानत 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग से हो, ठीक है? 25 से 45 इनका उम्र सीमा दिया है। आशा का संबंध मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से है। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख अंगों में से एक है, जो देश के प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुहैया कराता है। गांव से ही चयनित और उनके प्रति उत्तरदायी आशा समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच काम करने वाली स्वयं सेविकाएं, जो उनके बीच की कड़ी की तरह जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है, स्टार लगा के रखिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन जिला पंचायत, सेकंड ऑप्शन पंचायत समिति, थर्ड ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ग्राम पंचायत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखिएगा। ये चीज़ हम आपको मौखिक रूप से बता सकते थे, पीडीएफ बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप खुद एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बाकी ये जो की पॉइंट दिया है कि मौखिक रूप से हम बता सकते थे। तो सही उत्तर ग्राम पंचायत है। क्या है, आरबीडी अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान के तहत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें नगर पालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र शामिल होता है। उप रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार बोलते हैं जिसको, को भी अधिनियम की धारा 7(5) के तहत नियुक्त किया जाता है। उन्हें रजिस्ट्रार की कोई या सभी शक्तियां सौंपी जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को लोक सेवक माना जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य शहरी क्षेत्रों के लिए सब रजिस्ट्रार अलग अलग नियुक्त किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को जन्म, ठीक है, और मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है 15 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। जैसे आपका ये दिया है राज्य का नाम, बस ये इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों में, 15 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में कौन सी थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सेकंड आपका क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, थर्ड क्या है, उच्च उपज वाली किस्मों का विकास कार्यक्रम। तो ये आपका ऐसे ही आपका आप देखिए ऐसे ही आप उच्च उपज वाली किस्मों का, ये तो ऐसे ही करना निगलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बाकी आपका थर्ड क्या है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, तो ये भी गलत हो गया, बच्चा 2 ऑप्शन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लेकिन नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे देखिए, सही उत्तर सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों को समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952, डेट भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। कब, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित मामले जैसे सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार है। ग्राम स्तर तक कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकारी हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कभी कभी पूछ लेता है, तो उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, गांवों में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा मातृत्व में एएनएम की भूमिका बताना है। ठीक है, एएनएम की भूमिका बताना है किसमें, सुरक्षित मातृत्व में एएनएम की भूमिका। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं, यहाँ पे दिया है सुरक्षित मातृत्व में एएनएम की भूमिका क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण करना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अपने क्षेत्र में होने वाली डिलीवरी को स्टरलाइज तकनीक से मैनेज करना, बिल्कुल सही है। परिवार नियोजन के संबंध में जनता को उनकी आवश्यकताओं को अनुसार जानकारी उपलब्ध करना, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है ऊपर के सभी। ठीक है, इसमें व्याख्या क्या है, जो माताएं गर्भवती हैं यदि वे एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा शिक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जान पाती हैं, मदर एंड चाइल्ड कार्ड के इस्तेमाल से उन्हें सही तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण गर्भवती महिलाओं के लिए 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, ठीक है, 400 माइक्रोग्राम, 0.4 मिलीग्राम जो होता है फोलिक एसिड के साथ दैनिक मौखिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक की सिफारिश की जाती है, ताकि मात्र रक्ताल्पता, ठीक है, जिसको खून की कमी बोलते हैं, ठीक है, रक्ताल्पता, और आपका ये प्यूपरल सेप्सिन जन्म, वजन और समय से पहले
जन्म निम्न को रोका जा सके। ठीक है, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अवांछित गर्भधारण और बच्चे के जन्म के कारण होने वाली मौतों को रोकने में मदद करने के लिए बहुत जल्द और बहुत अधिक होने की संभावना है, और इसलिए मात्र नवजात और बाल स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है। इसलिए परिवार नियोजन को जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दाई को कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है। एक दाई को कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है, तो ऑप्शंस आपके पास क्या है? परामर्श और सलाह प्रदान करें, प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करें, भावनात्मक सहारा, तो ये सभी ठीक है जिम्मेदारियां हैं, तो आप ऊपर के सभी आपका राइट हो जाएगा। संकल्पना देख लीजिए, दाइयाँ गर्भावस्था के दौरान पूर्ण देखभाल प्रदान करती हैं, मिडवाइफी बोलते हैं। ठीक है, दाइयों को मिडवाइफी बोलते हैं, जिसमें नियमित मुलाकातें, नैदानिक प्रशिक्षण, नियमित कार्य, भावनात्मक समर्थन शामिल है। अस्पताल, समुदाय और घर की स्क्रीनिंग प्रशिक्षणों के सहित प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करें। मिडवाइफरी सर्विसेज का उद्देश्य मिडवाइफरी में नर्स प्रैक्टिशनर्स का एक कैडर बनाना, जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ, देखिए ये आपका रूल है, द्वारा निर्धारित दक्षताओं के अनुसार कुशल और ज्ञानवान महिला प्रजनन, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने और सक्षम और ज्ञानवान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एनम काउंसलर की भूमिका क्या है? गर्भावस्था के दौरान सामान्य देखभाल, सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन योजना के लिए जन्म की तैयारी, गर्भावस्था में खतरे के संकेतों के बारे में जानकारी, तो ऊपर के सभी ये सभी हो जाएगा। जो भी सभी वाले ऑप्शन हैं सभी ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका भी इंपॉर्टेंट आपको जानना है। परामर्श एक टॉकिंग थेरेपी है, जिससे एक प्रशिक्षित चिकित्सक आपकी बात सुनता है और भावनात्मक मुद्दों से निपटने के तरीके खोजने में आपकी मदद करता है। एनम और समुदाय के बीच एक परामर्श संबंध है। एनम स्वास्थ्य देखभाल संकायों के लिए निचले स्तर तक पहुंचने और समुदाय को जड़ से खत्म करने के लिए संचार के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समुदाय भागीदारी को प्रोत्साहित और करना। छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देना वही चीज़ है। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समुदाय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पोषण परामर्श। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका भी और भी व्याख्या है। एनम काउंसलर, यहाँ पे देखिए एनम काउंसलर की भूमिका क्या होती है। एनम काउंसलर की भूमिका गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करना। ठीक है, खतरे के संकेत क्या है और प्रसव पूर्व जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा में आने वालों के लिए मदद के बारे में सोचें और यह तय करें कि यदि वे अनुभव करते हैं तो वे कहाँ जाएंगे। इनमें से कोई भी या सभी लक्षण भारत सरकार एनम जैसे कुशल जन्म परिचारक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानती हैं जो सामान्य, प्रसूचित और नवजात आपात स्थितियों को संभाल सकता है, पहचानता है कि स्थिति उसकी क्षमता से परे एक बिंदु तक पहुंच जाती हैं और महिला या नवजात शिशु को संदर्भित करती हैं। बिना देर किए पहली रेफरल यूनिट उपयुक्त सुविधा, ये रेफरल यूनिट हमने आपको समझाया है क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक एनम काउंसलर की भूमिका गर्भवती महिलाओं की देखभाल में महिलाओं और उनके परामर्श को समाज परामर्श, वही चीज़ रिपीटेड है। ठीक है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम नवजात शिशु की देखभाल के लिए माँ को क्या सलाह देंगी? ठीक है, पानी पीना, बच्चे को धूप में रखें, बिल्कुल गलत है, ऐसे ही ऑप्शन। नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए, ये भी गलत है। ठंडे पानी से नहाएं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम को परिवार को यह समझाना होता है कि जन्म के समय नवजात का वजन किया जाना चाहिए। फर्स्ट आप क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे। जन्म के 1 घंटे के भीतर उसके भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे के बाद उसको चीज़ें कुछ देना चाहिए, दूध वगैरह स्तनपान कराना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम को नवजात को गर्म रखने के लिए माँ से कहना होगा। नवजात को पहले 24 घंटे तक ना नहलाएं। ठीक है, कब तक? 24 घंटे तक, इंपॉर्टेंट है, स्नान नहीं करवाना है। ठीक है, जन्म के समय कम वजन वाले नवजात को भी ना नहलाएं, क्योंकि पहले 7 दिनों तक नहाने से शिशु को ठंड लग सकती है, जुकाम वगैरह, जकड़न जैसे दिक्कतें हो सकती हैं सांस लेने में शिशु को, नवजात के लिए घातक हो सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जीवन के पहले 6 महीनों में स्तनपान का महत्व समझाना होता है कि कितना ज़रूरी होता है। बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और कुछ नहीं, पानी तक नहीं। ठीक है, पानी तक भी नहीं पिलाते हैं 6 महीने तक। बच्चों को प्री लैक्टिकल यानी शहद, ग्राइप वाटर, गुड़ का पानी, चाय, बकरी का दूध ना दें। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
ग्राइप वाटर जानते हैं, अल्कोहल, इसमें पहले अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा थी। इससे क्या होता था, बच्चों को, जैसे बच्चे रोते हैं, ठीक है, बच्चे रोने लगते हैं, कहते हैं बच्चों का दाँत आ रहा है, जिसके कारण दाँत ही बोलते हैं, दाँत आने लगता है तो उनको दर्द होता है, तो जिसके कारण वो चिल्लाते हैं, और वही उसी की वजह से उनको फीवर भी आ जाता है, तो लोग ग्राइप वाटर दे देते हैं। लेकिन ग्राइप वाटर देना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। ग्राइप वाटर देने से क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे बच्चों का मानसिक रूप से सोचने की, समझने की शक्ति कम होने लगती है, ठीक है। तो ग्राइप वाटर देना उचित बात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर, एनम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माँ को पहले दूध के बारे में क्या सलाह देंगी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, पहला दूध नवजात शिशुओं के लिए घातक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह संक्रमण को रोक सकता है, हाँ ये सही ऑप्शन है। यह संक्रमण का कारण बन सकता है, नहीं ये भी गलत है। भैया दूध कहाँ से इन्फेक्शन कर देगा, माँ के लिए अच्छा नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी देख लेते हैं। एनम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का स्तनपान शुरू करने के लिए एजुकेशन देना होगा। स्तन से पहला दूध न छोड़ें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला दूध कोलोस्ट्रम पोषक तत्वों और सुरक्षात्मक कारकों से भरपूर होता है, जो बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। यह बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा है। माँ के साथ प्रारंभिक त्वचा से त्वचा का संपर्क बच्चे को कम करता है, और यह स्तन के दूध के जल्दी स्राव में मदद करता है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भी जटिलता को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को संपर्क रहने की सलाह दी जानी चाहिए। फर्स्ट क्या है, आशा एनम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, काउंसलर, स्वयं उपचार, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में डिटेल में देखते हैं कि जटिलता को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जानी चाहिए कि वे आशा एनम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जिसे JSMI के तहत पंजीकरण करें। JSMI और IGMSY के तहत लाभ प्राप्त करें। निकटतम कार्यात्मक PHC, CSC या एक जिला अस्पताल की अग्रिम रूप से पहचान करें, जिसमें सुरक्षित प्रसव के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हों, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए परिवहन के सबसे तेज साधन ही पहचान करने के लिए आशा एनम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सामुदायिक संसाधन की मदद लें। आवश्यक व्यवस्था पहले से कर लें। माँ और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जन्म देने के बाद माँ को 48 घंटे तक अस्पताल में रहें, जहाँ तक संभव हो प्रसव एक अस्पताल में किया जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले सलाह लेना चाहिए किससे, एनम से, ठीक है, एनम, आशा से, और आपका आंगनवाड़ी की जो रहती है, ठीक है। और एक चुनाव करना चाहिए किसका, सामुदायिक केंद्र का, PSC का, CSC का या जिला अस्पताल का, और वो उस पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी डिलीवरी की चीज़ें होती हैं सभी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बताना चाहिए कि 48 घंटे तक उनको वहीं पे रहना होगा, ठीक है। अस्पताल में ही रहने का 48 घंटे का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ हम समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम को बच्चे को सुरक्षित भोजन कैसे खिलाना है, इस बारे में माँ को क्या शिक्षा देनी चाहिए। बीमारी में दूध न पिलाएं, बिल्कुल गलत है। तैलीय भोजन करें, ये भी गलत है। कैलोरी युक्त भोजन न करें, ये भी गलत है। बीमारी के दौरान स्तनपान कराना जारी रखें। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए डिटेल में सॉल्यूशन क्या है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनम बताती हैं कि माता को कैसे बच्चों को सुरक्षित भोजन खिलाना है। खाना पकाने और खिलाने से पहले भोजन को अच्छी तरह से, तो ये सभी चीज़ें हैं, आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माँ को बच्चे की भूख के संकेतों को समझना चाहिए, ठीक है, और उनका जवाब देना चाहिए। तदनुसार बीमारी के दौरान माँ को स्तनपान जारी रखना चाहिए। बीमारी के बाद बच्चे को अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वास्थ्य बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खिलाएं। परिवार और शिशु को आहार में हमेशा आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करें, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको हमने बता दिया है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनम FSW की क्या भूमिका होगी यदि कोई बच्चा शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण से चूक गया है। जैसे आप शेड्यूल रहता है ना, आपका जो एक बुक बनता है, ठीक है, उसी में सभी चीज़ें पासबुक रहता है, उसी चीज़ें में मेंशन रहता है इस मंथ में इसका टीका लग चुका है, ठीक है, अगर आने वाले मंथ में कौन सा टीका लगने वाला है। तो अगर उसी के दौरान आपका कोई सा भी चूक हो जाती है, ठीक है, टीकाकरण नहीं माताएं लगवा पाती है, तो उस समय आपको क्या सुझाव देना होगा, ठीक है। आप एनम है तो आपको क्या सुझाव देंगे, ठीक है, माताओं को कि आपने टीका मिस किया है तो उसके बारे में क्या होगा। तो माता पिता को प्रोत्साहित करें, सबसे पहले आपको मोटिवेट रखना है, ठीक है। शेड्यूल को फिर से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेकंड। तीसरा क्या है,
उपकेंद्र पर बच्चा को टीका लगाया जाएगा। ठीक है, स्थानीय उपकेंद्र पर बच्चा को टीका लगाया जाएगा। तो ऊपर के सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ व्याख्या है। बाल टीकाकरण में एनएम FHW की भूमिका भूमिका क्या है? ये 1 2 3 4 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। यदि किसी बच्चे को टीका नहीं लगाया गया है तो माता पिता को उसकी यात्रा के दौरान सुविधा में उपयुक्त टीका के साथ बच्चे को प्रतिरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चे को उपयुक्त टीकों की पहली खुराक मिल गई है तो माता पिता को टीकाकरण पूरा करने के लिए मोटिवेट करें। यदि परिवार टीकाकरण के लिए नहीं आ सकता है तो उन्हें बच्चों को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करें। यदि संभव हो तो संबंधित एएनएम के साथ बच्चे का टीका लगाने के लिए समन्वय करें। ठीक है, माता पिता को बताएं कि खुराक के लिए बच्चे को देर से लगाए जाने पर शेड्यूल को फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को स्टाफ नर्स या एएनएम के पास रेफर करें, वे टीकाकरण उठाएंगे जहां से शेड्यूल छूट गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी एक नर्स द्वारा निभाई गई भूमिका नहीं है? क्या है? शिक्षक, देखभाल करना और संप्रेषक, निदानकर्ता। तो आपका निदानकर्ता ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक नर्स के समान कर्तव्य। अब देखिए यहाँ पे नर्स का समान कर्तव्य क्या है? शारीरिक परीक्षा करना, विस्तृत स्वास्थ्य देखभाल इतिहास का ध्यान रखना, मरीजों की बात सुनना, भावनात्मक जरूरतों का विश्लेषण करना, रोगियों को परामर्श और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्रदान करना, अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और विशेषज्ञों के साथ समन्वय देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों और दवाओं और उपचार योजना में प्रगति के साथ अपडेट रहना। तो ये सभी चीज़ें हैं। रक्त लेना और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करना, रोगियों को महत्वपूर्ण लक्षणों की जांच करना। निदानकर्ता एक चिकित्सक है जो रोग को निदान करने के लिए काम करता है। यदि जिम्मेदारी में आमतौर पर ऐसे मामले शामिल होते हैं जिनका अन्य डॉक्टर निदान नहीं कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो निदान करता था ये डॉक्टर का काम है। ठीक है, नर्स का काम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द लेडी विथ लैम्प किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है भैया? क्योंकि आप जानते ही हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक नर्स थी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन और इजी भी है, याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में बना भी है। बाकी ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम को 2 से 3 साल के बच्चे के लिए माँ देखभाल करने वाले को डैश खाना देने के लिए 4 बार नहीं, यहाँ पे 3 बार होगा। ठीक है, ये राइट आंसर आपका 3 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संकल्पना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम को 2 से 3 साल के लिए बच्चे को 3 बार परिवार का खाना देने के लिए माँ देखभाल करने वाले को बताना होगा। साथ ही दिन में 2 बार भोजन के बीच नाश्ते के रूप में पौष्टिक आहार दें, जैसे केला, बिस्टिक, चीकू, आम, पपीता, खीर, पकौड़ा। ठीक है, यह समझना होगा कि इस उम्र के बच्चों को कुछ खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं और दूसरों को नापसंद करते हैं। ये उनका समझने की ज़रूरत है, बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, यह एक समस्या हो सकती है क्योंकि बच्चे को अच्छे पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एएनएम को माँ को क्या स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए? ठीक है, किसी को दस्त हो रहा है तो आप क्या चीज़ें एएनएम एज एएनएम आप उसको क्या सुझाव देंगे? इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, ब्रेस्ट बीड देखिए ब्रेस्ट फीड बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक फीड पर अधिक बार और अधिक समय तक स्तनपान कराना होगा। ठीक है, ओआरएस का घोल नहीं देना चाहिए, तो ऐसे ही काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीखें, पहले ऑप्शन को छाटिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम माताओं को यह समझना होता है कि दस्त के दौरान उन्हें अधिक बार स्तनपान कराना चाहिए और प्रत्येक आहार में अधिक समय तक दस्त के दौरान अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देना चाहिए। यदि बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो विशेष रूप से स्तनपान कराए तो स्नेह के दूध अलावा ओआरएस दें। यदि बच्चा 6 महीने से अधिक का है तो उसे ओआरएस के साथ साथ घर में उपलब्ध तरल पदार्थ जैसे चावल, कांजी, मांड जिसे बोलते हैं, छाछ, लस्सी और चीनी और नमक के साथ नींबू पानी, शिकंजी, दाल का जूस, सब्जी का दूध। देखिए यहाँ बच्चे के लिए पूछा था। क्वेश्चन को पढ़िए। दस्त के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम को माँ को क्या स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? बच्चे को दस्त हो रही है बार बार। ठीक है, तो एज एएनएम आप उस बच्चे के माँ को क्या बोलेंगे? बेबी के माँ को क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे कि प्रत्येक फीड पर अधिक बार और अधिक समय तक स्तनपान कराना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारी एक रीढ़ है। ठीक है, क्या है आपके भैया? स्वास्थ्य कर्मी।
आपका यहाँ पे विलेज कार्यकर्ता नहीं होगा, उपचार कर्मी नहीं होगा। उपचार कर्मी तो डॉक्टर का काम होता है, परिवार के सदस्य हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन को कट करिए, स्वास्थ्य कर्मी है। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी की एक रीढ़ है। नेक्स्ट आपका देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रीढ़ है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण जैसे गतिविधियों को चलाने में सरकार की मदद करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से एक देश के प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता, आशा या एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता प्रदान करना। ठीक है, और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान को कम से कम कितनी बार एएनसी दौरा करना चाहिए। ठीक है, इसका हमने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए 3 बार 5 बार नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रणालीगत पर्यवेक्षण के दौर को एएनसी प्रसव पूर्व देखभाल कहा जाता है। क्या है भैया उद्देश्य? स्वास्थ्य माँ से स्वस्थ बच्चे को जन्म के साथ समान गर्भावस्था सुनिश्चित करना, जिसमें आपका गर्भावस्था पंजीकरण, इतिहास लेना, प्रसव पूर्व जांच, प्रयोगशाला जांच, स्वास्थ्य शिक्षा। न्यूनतम 4 एएनसी दौरे कब कब आपका ये दौरा होता है? तो 16 सप्ताह में एक बार दौरा, 24 से 48 सप्ताह के बीच 2 दौरा, 32 सप्ताह में तीसरा दौरा और 36 सप्ताह में चौथा दौरा। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। तो गाइज ये रहे आपके सभी टॉपिक हमने कवर कर दिया है। जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने बनाया है, और हो सकता है आपके एग्जाम में इसी वीडियो से क्वेश्चंस बने। देखिए गाइज, और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप में जीएनएम जो भी बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनके लिए डीप में पढ़ने की ज़रूरत होती है। बाकी आपके बुक में जो दिया है, ठीक है, इतना ही शॉर्टकट में, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से दोनों वीडियो देख लिया है तो आपके क्वेश्चंस इसी में से फंसने वाले हैं और आपका 3 नंबर यहाँ से पक्का हो गया। मैंने 2 टॉपिक लगभग 4 वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर किया है, जिसमें से 2 थ्योरी 2 एमसीक्यू, और इन 4 वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर तो आपके पक्के हो जाने वाले हैं एग्जाम में। मतलब 4 घंटे का मतलब समझ लीजिए आपको 2 घंटे की वीडियो मिलेगी, चारों वीडियो को मिलाकर 2 घंटे का, आधे घंटे का वीडियो है। ठीक है, आप देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए गाइज, आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ रेगुलर वीडियो देखा करें। वीडियो पे व्यू ना आने के कारण हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वीडियो बनाने का इच्छा नहीं करता है। तो आप सभी का सपोर्ट जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ जय हिंद जय भारत।